दोस्तों, जो आज का न्यूज़पेपर कार्टून है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की जो प्रेजेंट कंडीशन है वैक्सीनेशन को लेके और जितने केस इंडिया में अभी बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता हो कि कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों ने ऐसा कह रखा है कि इनके पास वैक्सीन की कमी आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसी कोई भी कमी अभी दिखाई नहीं देती है। तो वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा राज्यों में आपस में मतभेद भी दिखाई दे रहा है। कई राज्य बता रहे हैं वैक्सीन की कमी भी है। वैक्सीन मतलब एक तरीके से ऊपर ऊपर ही जितने भी ऊपर के लोग हैं, या आप रिच लोग कह सकते हैं या अपर मिडिल क्लास लोग कह सकते हैं, उन लोगों को एक तरीके से वैक्सीन आसानी से मिल तो जा रही हैं, लेकिन पुअर जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको वैक्सीन इतना आसान से मिल नहीं रही हैं। यही चीज़ हमने कल के एडिटोरियल में भी डिस्कस करी थी कि किस तरीके से कोविड की वजह से इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से बढ़ी हैं। कोविड के केसेस तो अभी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अभी तक का जो स्पाइक है वो सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे मैक्सिमम स्पाइक है पूरे कोविड का, वो अभी देखा गया है। तो डेफिनेटली अब केसेस तो बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में, कई शहरों में ऐसा नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया गया है। लॉकडाउन की भी तैयारी हो रही है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के जो कैपिटल है रायपुर, वहाँ तो अभी पिछले कुछ दिन लॉकडाउन लगा भी था। तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं बदल रही हैं, तो सेफ्टी का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप सब भी फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से। वैसे तो एडिटोरियल आज काफ़ी सारे आए थे, लेकिन काम के एडिटोरियल सिर्फ 3 ही थे, और इनमें से भी एक ही एडिटोरियल ऐसा है जो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला एडिटोरियल जो है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन इस एडिटोरियल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्याय स्कीम सरकार की जो है वो किस चीज़ के लिए है। ऑल्दो ये तो एक पूरा पॉलिटिकल वाला एडिटोरियल था कि केरला में जो पॉलिटिक कंडीशन आज चल रही है उसके रिगार्डिंग क्या क्या सरकार वहाँ पर स्कीम्स प्रपोज कर रही है उसके रिगार्डिंग है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये न्याय स्कीम है ये एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर जो यूएस ने हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपना शिप लेके आ गए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात जो है कर रखी है कि किस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशन जो हैं सामने तो बिल्कुल अच्छे से दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे चीज़ें कुछ और चल रही हैं। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बिल की यहाँ बात की गई है, किस तरीके से इंडिया में कई सारे ऐसे केस आए हैं सामने जहाँ पर पता चला है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, यानी जितने भी यूज़र्स हैं, उनका डेटा पूरा ब्रीच हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है और देखेंगे कि इस बिल के क्या क्या प्रोविजंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। यहाँ पर इंडिया और यूएस की जो अभी मैरीटाइम क्लेम्स हैं, यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। क्योंकि आपको पता हो कि अभी रिसेंटली यूएस नेवी का जो 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर था। अब डिस्ट्रॉयर ना एक टाइप का शिप होता है, जैसे फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के शिप क्लास होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यूएस नेवी के 7th फ्लीट का जो डिस्ट्रॉयर था जिसका नाम था यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, ये शिप हमारे ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ गया। और जब ये अंदर आया तो उसके बाद जब इंडिया ने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने एक तरीके से ये रिप्रेजेंट किया कि वो इंडिया का जो क्लेम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, उसको चैलेंज। उनकी प्रेस रिलीज में यूएस नेवी ने ये स्टेटमेंट दी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने नेविगेशनल राइट जो हैं सिर्फ उनको फॉलो करके एक तरीके से 130 नॉटिकल माइल्स यानी लक्षद्वीप आइलैंड से 130 नॉटिकल माइल्स का जो हमारा ईईजेड था, वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से फ्री नेविगेशन करी है। लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग तो उन्होंने इंडिया की कंसेंट नहीं ली ना, पर वो कहते हैं कि वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ से एक तरीके से अवॉइड कर रहे थे। यानी कौन सा इंटरनेशनल लॉ? 1982 का यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। यूएन क्लॉज के तहत ही सारे ईईजेड वगैरह जो हैं वो डेजिग्नेट किए जाते हैं। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि ईईजेड एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जो हमारा लैंड होता है, यानी हमारी जो बेस लाइन होती है, उससे 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस तक तो टेरिटोरियल सी होती है। उसके बाद अगले 12 जो नॉटिकल माइल्स होते हैं वो होता है हमारा कंटाइजियस जोन्स। और उसके बाद का जो होता है वो हमारा 176 नॉटिकल माइल्स का ये हमारा पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और इसको अगर आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आप काउंट करो तो ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है। तो उनका शिप कहीं यहाँ कहीं इस एरिया पे के आसपास आया और उन्होंने ये सब चीज़ें क्लेम करी हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब उन्होंने जो डिसीजन दिया है, यूएस नेवी ने ये कहा है कि वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत ये सारा ऑपरेशन किया है, ठीक है। अब एक तरीके से वो ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें ना 19 अलग अलग कंट्रीज़ के साथ पहले भी कर चुकी है और चाइना के साथ तो काफ़ी ज़्यादा बार कर चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, अब यहाँ हम मान सकते हैं कि यूएस नेवी का जो नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, किसके लिए? उनका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए, ये उन्होंने अडॉप्ट किया होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले 19 देशों के साथ ये चीज़ कर चुके हैं। तो जो अभी इंडिया के साथ उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कोई भी कंट्री का जो ईईजेड है वो उसको उस तरीके से चैलेंज करेंगे, ये एक तरीके से चाइना के लिए मैसेज हो सकता है।
क्योंकि चाइना ही जनरली ऐसा करता है कि साउथ चाइना सी में जितने भी बाकी आइलैंड कंट्रीज़ हैं और आसियान कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से थ्रेटन करता है ये कह के कि पूरा एरिया जो है वो चाइना को बिलोंग करता है। तो एक तरीके से चाइना को मैसेज देने के लिए ही यूएस ने क्या पता ये मूव लिया हो, ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखते हैं अब इसकी जो चीज़ें हैं आगे किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद भी यूएस ने इस टाइप का मूव लिया तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है। लेकिन देखते हैं, मे बी चाइना को ही एक मैसेज हो, और मे बी अब क्योंकि जो बाइडन प्रेसिडेंसी में आ रखे हैं तो उनकी पॉलिसीज़ कुछ डिफरेंट हो। देखते हैं आगे इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाली हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब देखिए इसकी बात कहाँ से उठ के आई। आपको रिसेंटली पता होगा कि मोबीक्विक जो एक पेमेंट गेटवे है, गेटवे तो नहीं, एक आप वॉलेट टाइप का कह सकते हैं, जो एक्चुअल में जैसे आप गूगल पे तो नहीं, जैसा पेटीएम कहते यूज़ करते हैं या आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ये उस टाइप का ही एक एप्लीकेशन है जो आपको ऐसे ही इस टाइप की डिजिटल पेमेंट्स अलाउ करता है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी ऐसा हुआ था कि एक बात उठी थी कि मोबीक्विक ने जो है इंडिया के 9.9 करोड़ यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ यूज़र्स का जो डेटा है वो ब्रीच कर दिया है। यानी डेटा जो है वो अब किसी ऐसे इंसान के पास चला गया है जिसको मतलब जिसके पास वो डेटा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मोबीक्विक ने कर दिया है। ऑल्दो मोबीक्विक के सीईओ ने कह रखा है कि उन्होंने इस टाइप का उनकी कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है, और अगर कुछ हुआ भी ऐसा हुआ है तो मोबीक्विक ने उस चीज़ को करेक्ट कर दी है। अब किसका स्टांस सही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि जो डेटा है सिटीजन्स का वो किस तरीके से ब्रीच होता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अब इस पैंडेमिक में ये चीज़ तो हुई है कि डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला है, क्योंकि सभी लोगों ने जितने भी पेमेंट्स थे पूरे डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू ही किए हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने डिजिटल पेमेंट्स बढ़ते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की बात नहीं है, जितनी डिजिटल सर्विस बढ़ती है उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है पर्सनल डेटा के ब्रीच होने का। क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म में अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं एकदम से, तो जो हैकर्स होते हैं ये भी उसी प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ से डेटा भी उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमारे कंट्री में हमें रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमें डेटा प्रोटेक्शन को इस तरीके से करना चाहिए कि हमारे जितने भी यूज़र्स हैं उनके इंटरेस्ट में उनका पूरा डेटा जो है वो सिक्योर रहे और इस टाइप की दिक्कतें उनको ना आए। तो अभी का हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा प्रोटेक्शन रजीम है वो उतना फुलफिलिंग नहीं है, यानी उसके स्टैंडर्ड इतने हाई नहीं है कि वो हमारे इतनी बड़ी जनता का पूरा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट कर दें। इसलिए यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 प्ले में आता है, और ये अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के स्क्रूटिनी में है, यानी वो उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। और एक बार ये बिल अगर सही से इसको एक्ट बना दिया गया तो आगे जाके जो जितना भी हमारा अब जो डेटा है पर्सनल यूजर्स का, जितने भी सिटीजन्स का डेटा है, उस चीज़ को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इससे पहले भी एक एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो उतनी हमारी हेल्प नहीं करता। जैसे यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जितने भी यूजर्स के डेटा का कलेक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, वो इंडिया करंटली IT एक्ट 2000 के अंडर में गवर्न करता है। लेकिन इस एक्ट के तहत ऐसे कोई प्रोविजंस है ही नहीं कि हमारे डेटा को सिक्योर किया जाएगा। इसलिए डेटा को सिक्योर करने के लिए ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जो डेटा प्रोटेक्शन हमारी जो रजीम है वो कहाँ पर शॉर्टफॉल उसका हो रहा है, उसका शॉर्टफॉल इस तरीके से हो रहा है कि वो हम जैसे यूज़र्स को एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। हमारा पर्सनल डेटा जो है वो ब्रीच ईजिली हो जाता है, ये यहाँ पर मेन दिक्कत है। अब देखिए जो अभी तक का फ्रेमवर्क था वो एक तरीके से आपने सुना होगा कि बहुत बार डेटा सिक्योरिटी की बात तो होती ही है, बट दिक्कत यहाँ पर आती है कि डेटा प्राइवेसी की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। डेटा सिक्योर है तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी जो है वो तो एक तरीके से वायलेट हो जाती है ना। राइट टू प्राइवेसी की बात हुई कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, कौन सा? जस्टिस KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उनका वर्डिक्ट किया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसको एक फंडामेंटल राइट डेजिग्नेट किया जाए। यहीं से ये बात आती है कि डाटा की जो प्राइवेसी है वो हमारी भी सबकी राइट टू प्राइवेसी है, और ये चीज़ का आज की डेट में हनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है उसको इन्फोर्स करने के लिए एक तरीके से सरकार जो है ऑन ग्राउंड आने लगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कमेटी थी, किसकी चेयरमैनशिप में? जस्टिस BN श्रीकृष्णा की चेयरमैनशिप में उन्होंने एक तरीके से इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। अब इसके ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं जो आज तक कभी हुई नहीं। पहला इसका जो बिल का जो पहला प्रोविज़न है वो क्या सीख करता है? सरकार और प्राइवेट एंटिटीज़ दोनों को एक तरीके से डेटा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सरकार को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि पहले से क्या होता था कि सरकार के पास तो सारा डेटा अवेलेबल था ही, लेकिन प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए हाँ डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के लिए सरकार हमेशा उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। लेकिन अब सरकार पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे कि उनको पूरा डेटा जो है प्रोटेक्ट अच्छे से करना है।
दूसरा इसका प्रोविज़न ये है कि वो किस तरीके से डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पे प्रॉपर्ली एम्फसाइज करेगा इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे। जैसे आईटी बिल जो था उसके तहत तो डेटा कलेक्शन होता था, लेकिन ये वाला जो बिल है ये सिर्फ डेटा को सिक्योर करने में हेल्प करेगा। थर्ड इसका प्रोविज़न ये है कि ये किस तरीके से जो हमारे पर्सनल डेटा है उस पर हमारे राइट्स को एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो हमको तो एक्सेसिबल होना चाहिए ना, हमारी खुद की राइट टू प्राइवेसी तो उस पर होनी चाहिए ना, उसी को एक तरीके से एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। और चौथा ही क्या करेगा कि ये एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी नाम का एक ऐसा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाएगा जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा और देखेगा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इस बिल के, इस एक्ट जो अब जब ये आगे जाके एक्ट बनेगा तो इस एक्ट के तहत ही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये डीपीए के अंडर होंगी। ठीक है, तो अब ये बिल जो है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैसिव और मीनिंगफुल चेंज लाने का एक तरीके से दमखम तो रखता है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्लॉज 35 के अंदर केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है कि वो किसी भी बिल से कंप्लाई करने से मना कर सकती है। अगर वो बिल से कंप्लाई करने से मना कर देते हैं तो वो यूजर्स की प्राइवेसी रिस्क पे फिर से बात आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ऑन ग्राउंड रियलिटी और ऑन पेपर रियलिटी तभी डिफरेंट होती है, तो इसलिए डीपीए के लिए इस टाइप के एडिशनल कंसर्न्स आज की डेट में उठ ही रहे हैं। उसके अलावा जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इस बिल को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज कर रही हैं और उन्होंने 86 अलग अलग ऐसे अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं जो इस बिल में एक्चुअल में इनकलकेट करने चाहिए, तब जाके ये बिल जो है प्रॉपर आगे जाके हेल्प करेगा। अब देखते हैं कि ये इसके फाइनल रिपोर्ट कब तक आती है। वैसे एक्सपेक्टेशंस अगर की बात करो तो एक्सपेक्टेशन तो मानसून सेशन तक कर रखी हैं, लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर में कब तक ये बिल जो है प्रॉपर्ली प्लेस होता है, और देखते हैं फिर जब ये आगे जाके प्लेस होगा फिर किस पर्टिकुलर एरियाज़ को ये अच्छे से टारगेट करेगा। अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुआ तो डेफिनेटली ये हमारा जो डेटा कंसर्न्स है उनको स्ट्रॉन्गर भी बनाएगा और हमारे कंट्री में जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन रजीम है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं, अ केस फॉर कैश ट्रांसफर। खैर हमें इसकी हेडिंग वगैरह से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ न्याय स्कीम से मतलब है। अब न्यूनतम आय योजना, न्यूनतम आय आप इसी से समझ लीजिए, न्यूनतम यानी मिनिमम, आय मतलब इनकम, यानी एक तरीके से मिनिमम इनकम की ये एक तरीके से स्कीम जो है ये प्रपोज करी थी 2 साल पहले। इस कांग्रेस की फ्लैगशिप स्कीम में क्या प्रपोज किया था, हर साल वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनको 6,000 रुपया पर मंथ मंथली ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एक साल का कितना, 72,000 रुपया पर ईयर, जो काफ़ी मैसिव अमाउंट है पर फैमिली के लिए। और इतने सारे बीपीएल फैमिली को अगर लिया जाए फिर तो सरकार पैसा ही बांटता रह जाएगी। बाकी सरकार ये जितने भी सब्सिडीज़ हैं, जितने भी लोगों का डेवलपमेंट है, ये कैसे करेगी। तो पर्सनली मुझे तो ये स्कीम थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा पर फैमिली को पर मंथ प्रोवाइड करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात लगती है। खैर अब यहाँ पर एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र की बात करती है ये स्कीम गरीब लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि कैश ट्रांसफ़र जो है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? लोगों को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं वो जनरली मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार होते हैं। फूड की इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली कोरोना में तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि फूड लोगों के पास खाने के लिए, लोगों के पास खाना एक तरीके से अवेलेबल ही नहीं था, तो इनसिक्योरिटी जो है वो राइज करती गई। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो कंजम्पशन जो है बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो फैमिली जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ भी बढ़ेंगी। अब देखते हैं यहाँ पर जो रिसर्च है उन्होंने एक तरीके से बताया है कि किस तरीके से हंगर होती है, इनसिक्योरिटी होती है, बेसिक नीड्स के लिए जो एंग्जाइटी होती है इंसान की, वो एक तरीके से कैश ट्रांसफ़र से फुलफ़िल हो सकती है। और आगे जाके सिर्फ कैश ट्रांसफ़र से ये खाना पीना इन सब चीज़ों के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो एक तरीके से लोगों में बढ़ सकती है, क्योंकि अगर लोग उसमें से पैसा बचा के अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेंगे वो भी ऑन ग्राउंड हो सकता है। लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अल्टीमेटली लोग एक ऐसे रास्ते में चल पड़ेंगे जहाँ पर वो पॉवर्टी को मात देने की सोचेंगे और डेफिनेटली ये सब चीज़ें करेंगे भी। अब देखते हैं ये स्कीम जिस हिसाब से इस पर कैश ट्रांसफ़र की बात की गई है, तो कैश ट्रांसफ़र डेफिनेटली हेल्पफुल तो होता है, लेकिन जितना कैश ट्रांसफ़र इसमें बताया गया है ना 6,000 रुपये पर मंथ पर फैमिली, ये तो एक तरीके से सरकार के आप कह सकते हैं डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अब देखते हैं सरकार इसमें क्या करती है। खैर अभी तक तो कोई डेवलपमेंट्स हुई नहीं है, ये तो सिर्फ एक इलेक्शन का एजेंडा ही रह जाता है हर बार का। देखिए ये इसके लिए एक ट्वीट भी है जो बहुत पहले किया गया था कि किस तरीके से पुअरेस्ट यानी सबसे 20% सबसे गरीब जो परिवार हैं उनको एक साल का 72,000 यानी 6,000 रुपीज़ पर मंथ की गारंटी है वो की जाएगी। ठीक है,
उसके अलावा आप यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं कि ऐसी कोई भी फैमिली नहीं रहेगी जिसकी 12,000 पर मंथ से मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड रह जाएगी। और ये फिजिकल डिसिप्लिन जितने भी गोल्स हैं उनके तहत ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑल्दो लगता तो नहीं है कि जितने फिजिकल डिसिप्लिन गोल्स हैं उसके अंडर इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही हमारे इतने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहते हैं, तो कहाँ हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आज हमने डिस्कस करे 3 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स विद टाइम मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।